सो हेलो एवरीवन, जोरदार स्वागत है आपका टू वन मोर क्लास ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और आज हम लोग आगाज करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं एक और नए चैप्टर का इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसका नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ लिया विच वाज अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं विच इज अबाउट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। और अगर मजे की बात बताऊं तो ये वो चैप्टर है जो कि एक लेक्चर में ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है एक लेक्चर में खत्म हो जाता है, आई मीन टू से ये एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके 3 लेक्चर्स ले चुके हैं बाय स्टडिंग दी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, याद करो। मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूं आपको। हम लोग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में पढ़ के हैं कि बीच में होते हैं राइवरी, ऊपर आपके पास आता है सब न्यू एंट्रेंस, नीचे आता है सब्स्टिट्यूट्स, फिर ऐसा कुछ ये चार्ट बनता था। बीच में आती थी हमारी राइवरी, फिर ऊपर आता था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यू एंट्रेंस। फिर एक साइड आता था सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, एक साइड आता था बायर्स बार्गेनिंग पावर, और एक साइड आता था थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो ऐसा हमारा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बनता था। और ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल हम लोग इसलिए बनाते थे ताकि हम लोग ये पता लगा पाए कि एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। याद करो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हम लोगों ने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़कर ही करी थी। तो ऑलरेडी मैं 2 से 3 लेक्चर्स ऑन चैप्टर नंबर 5 ले चुका हूं। और पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंटायर सिलेबस हम लोग पढ़ चुके। तो इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगने वाले। जल्दी से मैं रिकैप कराता हूं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। याद करो सबसे बड़ी और डोमिनेंट फोर्स कौन सी थी? राइवरी। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत फेमस क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल? राइवरी। और ये हम लोग क्यों पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? ताकि हम लोग ये पता लगा पाए कि एक इंडस्ट्री में कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है और वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। अगर ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा सो इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव, और अगर कम कंपटीशन होगा सो इंडस्ट्री विल बी मोर अट्रैक्टिव। So there is a negative correlation between the attractiveness and the competition. Reciprocal relationship है। अगर कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी तो इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव और वैसा वर्सा। तो हम लोग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल से कंपटीशन जज करने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में फाइनली लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। और वो कंपटीशन जज होता है ऑन द बेसिस ऑफ 5 फैक्टर्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लगाना है इन दी राइवरी फोर्स या कॉम्पिटिटिव फोर्स विच इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। आपको पता लगाना है कि इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है, ओलिगोपॉली चल रहा है, मोनोपॉली चल रहा है, कि देयर आर मल्टीपल फर्म्स हु आर ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। कोई बहुत बड़ा मार्केट लीडर है कि एवरीबडी इज कंटेस्टिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द मार्केट लीडर। मतलब एकदम गुत्था गुत्था चल रहा है कंपटीशन, या फिर ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर चैलेंजिंग द मार्केट लीडर। तो ये सब आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा इन केस ऑफ राइवरी। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो फर्म्स हैं इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं है। जैसे रिलायंस, आप घुस के दिखा दो आप टेलीकम्युनिकेशन में, रिलायंस निपटा देगा आपको बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज रिलायंस किसी भी एंड पे कम नहीं पड़ेगा। रिलायंस इज फाइनेंशियली सो साउंड। सो अगर मैं बीइंग एन इंडिविजुअल टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाने का सोच रहा हूं तो मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लूंगा। क्यों? बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगती है, अथाह फिक्स कॉस्ट लगती है। पहली बात तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री में मेरा फिक्स कॉस्ट का लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जब तक मेरे पास करोड़ों में कैपिटल ना हो तब तक मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसने का सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। रिलायंस निपट गया ना, रिलायंस जियो वाला नहीं, रिलायंस अनिल अंबानी वाला बुरी तरीके से निपट गया। अनिल अंबानी हैज ऑलमोस्ट फाइल्ड फॉर द बैंक्रप्सी, मोर और लेस। बहुत बुरी हालत होने वाली है अनिल अंबानी की। आप लोग अगर देखोगे, न्यूज पढ़ोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि अनिल अंबानी कितनी डेट्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन। लेकिन मुकेश अंबानी ही इज एट अल्टीमेट प्रॉफिट। तो
रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस स्मार्ट वाली कंपनी, अनिल अंबानी जैसी कंपनी जब टिक नहीं पा रही है क्योंकि कैपिटल इज ह्यूज, ओवरहेड्स आर ह्यूज इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो मैं कैसे जाऊंगा? और वो भी तब जब रिलायंस मेरा बाप बैठा हुआ है, बिकॉज रिलायंस इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उस केस में इंडस्ट्री विल बी लेस अट्रैक्टिव टू मी। द रीजन बीइंग, एक तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, हाई कैपिटल, और दूसरा जो राइवल है वो बहुत अग्रेसिव है। मतलब रिलायंस तो छोड़ेगा ही नहीं वंस यू विल एंटर इनटू टेलीकम्युनिकेशन। तो राइवरी फोर्स यानी कॉम्पिटिटिव फोर्स ये बताती है कि आपकी कॉम्पिटिशन कैसा है इन अ गिवन इंडस्ट्री। न्यू एंट्रेंट्स, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं। अगर एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी बहुत हाई होगा। अब एंट्री बैरियर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जैसे बैंकिंग में मैं आसानी से घुस नहीं सकता। एयरलाइंस में कैपिटल बहुत यूज लगेगा। डिफरेंशिएशन माइट बी द रिक्वायरमेंट, कोई एक विशेष टेक्नोलॉजी लगेगी। या फिर सपोज कोको कोला है, ओनली कोको कोला हैज द फॉर्मूला, आई डू नॉट हैव द फॉर्मूला, तो मैं कैसे घुस जाऊं उस इंडस्ट्री में? सो न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट हो सकता है, राइवरी का थ्रेट हो सकता है, बायर्स बार्गेनिंग पावर हो सकता है। 3 पॉइंट से बायर्स बार्गेनिंग पावर में बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, बायर्स के पास सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है। बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, बायर्स हैव द सब्सटीट्यूट एंड बायर्स आर बिग। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो बायर्स बार्गेनिंग पावर के कारण मैं प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज अगर मैं प्राइस ज्यादा रखने गया तो बायर निपटा देगा, बोलेगा प्राइस कम कर, और चूंकि उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर कम करूंगा तो प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी तो अट्रैक्टिवनेस लो होगी। फिर था सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर में भी 3 पॉइंट्स थे। एक कि सप्लायर्स जो है वो ग्रुप में है, ठीक है, एंड द बायर डज नॉट हैव द सब्स्टिट्यूट, मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं, मुझे सप्लायर से ही खरीदना पड़ेगा। एंड द लास्ट ऑफ ऑल कि बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब हम लोग, हमारा ग्रुप नहीं बना हुआ है कि हम सप्लायर से लड़ पाए, और या तो सप्लायर्स बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस आर दी पॉइंट्स ऑफ सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। एंड लास्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हो सकता है सिमिलर इंडस्ट्री में, सिमिलर सेम इंडस्ट्री में नहीं, इन सिमिलर इंडस्ट्री कोई और प्रोडक्ट हो जो मेरे प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रहा हूं, राइट। इट माइट बी पॉसिबल कि मेरी इंडस्ट्री से तो कोई प्रोडक्ट मेरे साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री से सिमिलर प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को कंपटीशन दे सकता है सोलर पैनल। So solar panel is altogether from a different industry, but it is a competitive product. So that is a threat of substitute. मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वो भी याद दिला देता हूं। राइवरी में एग्जांपल लिख लो रिलायंस का। फिर न्यू एंट्रेंट्स में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल ने हाईली डिफरेंशिएट कर रखा है खुद को। बैंकिंग इंडस्ट्री ले सकते हो, एयरलाइंस ले सकते हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट वाइज, बैंकिंग लाइसेंसेस वाइज, एप्पल डिफरेंशिएशन वाइज। बायर्स बार्गेनिंग पावर में आप एग्जांपल ले सकते हो CDMA और GSM, ये भी एग्जांपल मैंने दिया था। और सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जब हम लोग इन सारी फोर्सेस को मेजर करते हैं और क्लासिफाई करते हैं हाई, मॉडरेट और लो में, तो उससे हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या फिर नहीं है, या इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल क्या है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इसी के साथ हमारा हो जाता है खत्म। मैं बहुत डिटेल में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिफोर वी स्टडी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, थोड़ी सी बात कर ली जाए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे। मुझे बताओ, ये हम लोगों का ट्रायंगल बनता था जिसमें सबसे ऊपर आती थी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, फिर आती थी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, और फिर आती थी फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी। ऐसे 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज होती थी। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज द मिडिल लेवल ऑफ द स्ट्रैटेजी। It will still be formulated by the corporate level, but will be implemented by the business heads. Will be implemented by the business heads. तो business level strategy फॉर्म कौन करेगा? फॉर्म तो अभी भी कौन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल, पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? बिजनेस लेवल हेड्स, दे विल इंप्लीमेंट। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किस पे बेस्ड होगी?
तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चीज आंसर करेगी, हाउ टू डेवलप अ बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाउ टू डेवलप अ बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक ही होगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी वन ओनली, बट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज मल्टीपल हो सकती है। कैसे हो सकती है मल्टीपल? जैसे टाटा है, टाटा के पास एक प्रोडक्ट नहीं, टाटा के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हो सकता है टाटा किसी एक प्रोडक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी रखे और अगले प्रोडक्ट के लिए अलग स्ट्रैटेजी रख ले। तो अलग अलग एसबीयू के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज एसबीयू की कंडीशन ही यही है, इट शुड हैव अ सेपरेट स्ट्रैटेजी। तो business level strategies can be different from different SBUs, so there may be multiple strategies in case of business level. तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में याद रखना, देयर विल बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में हो सकता है एक ही, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे हो सकता है एक ही स्ट्रैटेजी हो क्या सकता होगी एक, लेकिन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे देयर में भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एक सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस हेड पे फोकस करता है। जैसे टाटा ग्रुप के पास तनिष्क भी है, टाटा ग्रुप के पास टाइटन भी है, टाटा ग्रुप के पास टाटा मोटर्स भी है। तो जब मैं सिर्फ टाइटन की बात कर रहा हूं, सिर्फ तनिष्क की बात कर रहा हूं, सिर्फ टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड टियर ऑफ द स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और अगर मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तो मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा इस लेक्चर में, थ्रू आउट बिल्कुल कट टू कट कंटेंट बोलूंगा, ताकि अगले 1 से सवा घंटे में हम लोग ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर मारे, चैप्टर नंबर 5, और फिर हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स बचेंगे, 6, 7, 8, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलता है कि बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे डेवलप करना है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक हायर प्रॉफिट्स देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। चाहो तो लिख लो, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक हायर प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। देखो, एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मेक हायर प्रॉफिट्स, एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिख लो, ability of a company to make higher profits, ability of the company to make higher profits as compared to its competitors, तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का जो बेस होगा, फोकस होगा, वो होगा कस्टमर्स में। मतलब जैसे विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर्स में बोला था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही तुमको बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में याद रखना है, कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड, कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड एंड कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड। सो द प्रिंसिपल रूल, जो उसूल है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का, वही है, कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। मतलब बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना है कस्टमर्स को। मतलब यू हैव टू डिसाइड हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट दे वांट, हाउ विल यू सैटिस्फाई। तो ये 3 पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, कि तुम्हारे कस्टमर्स कौन है, तुम्हारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट, और तुम उनकी वांट और नीड्स को सैटिस्फाई कैसे करोगे। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट दे वांट, हाउ विल यू सैटिस्फाई योर कस्टमर्स। दिस आर द 3 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो गोल्डन रूल है, कीप द कस्टमर सैटिस्फाइड, जिसपे पूरी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बेस्ड है। थोड़ा मॉड्यूल से रीड कर दे, थोड़ा सा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे आई गेस कंटेंट मिल गया होगा। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो आराम से टेका लेके लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखना, सर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एज फार एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज द सेकंड टियर ऑफ द स्ट्रैटेजी, इट कंसीडर्स a strategy of a particular SBU and does not talk about the overall strategy of the organization. This strategy answers the question that how a business organization is going to gain the competitive advantage. That is, how it is going to achieve more profit as compared to its competitors. Business level strategy is entirely focused on the customers
it's important to identify who are your customers, what they want, and how you are going to satisfy the needs and wants of the customers in case of business level strategies. Broadly business level strategies are classified as follows, और अगर क्लासिफिकेशन हम लोग आगे जाके सीख रहे तो बस इतना ही लिखना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, अगर खटाखट तुमने पॉइंट्स लिख दिए यू विल स्कोर 4 आउट ऑफ 4, दैट्स अ प्रॉमिस. देखो कुछ विद्वान लोग क्या बोल रहे हैं. हेनरी मिंचबर्ग और माइकल पोर्टर का स्टेटमेंट है. माइकल पोर्टर बोलते हैं इफ all you are trying to do is essentially the same thing as your rivals, then it's unlikely that you will be very successful. ये you are की जगह you will be कर दो. So Michael Porter बोलते हैं if all you are trying to do is essentially the same thing as your rivals, then there are more chances that you will be unsuccessful. मतलब Michael Porter is supporting differentiation. वो बोल रहे भाई अगर वही करोगे जो हर बार किया है तो नतीजा भी वही होगा जो हर बार हुआ है. कुछ नया करो, शुरुआत तो करो, आगाज तो करो, फिर देखेंगे, आज कुछ कर दिखाने का दिन है. ऐसा बोलते हैं माइकल पोर्टर. बोलते हैं डिफरेंशिएट कर दो अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बाकी लोगों से बहुत यूनिक होना चाहिए. ऐसा माइकल पोर्टर बोलते हैं. एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट माइकल पोर्टर अलॉट. क्या माइंड मैपिंग है माइकल पोर्टर की और क्या ओपिनियन है अबाउट द बिजनेसेस. ही इज एब्सोल्युटली जेम एज फार एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न. अब देखो मिंचबर्ग जी क्या बोलते हैं. हेनरी मिंचबर्ग बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न इन अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस. अच्छा ये इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्टेटमेंट. तो याद करो हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक इश्यूज पढ़े थे, रिस्क पढ़ा था हम लोगों ने उसमें. फिर एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डिसीजंस. अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में ये सोच रहे हो कि मुझे सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो आप हर जगह पैसे बचाने का सोचोगे. और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो आप पैसे बचाने का नहीं सोचोगे, आप पैसे कमाने का सोचोगे. और दोनों में बहुत डिफरेंस है. पुराने जमाने में लोग पैसा बचाते थे, आज के जमाने में लोग टाइम बचाते हैं. पुराने जमाने में लोग 100 रुपए भी खर्च नहीं करते थे ऑटो के लिए, बिकॉज वो बोलते थे कि पैदल चले जाएंगे 2 किलोमीटर, पर ऑटो में 100 रुपए क्यों खर्च करे. नए जमाने के लोग उस एनर्जी को सेव करके काम में लगाते हैं और बोलते हैं ऑटो में 100 क्या 150 रुपए जाने दो, पर वो 1.5 घंटे में हम काम करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं. सो दिस इज डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस. तो हेनरी मिंचबर्ग वही बोल रहे कि जो शुरू से एक एक डिसीजन सोच कर लेगा अल्टीमेटली उसकी स्ट्रैटेजी भी वैसी बनेगी. अगर वो पैसा बचाने के बारे में सोच रहा है डे वन से, तो उसकी स्ट्रैटेजी एकदम से डिफरेंशिएशन नहीं बन जाएगी, वो फिर कॉस्ट लीडर ही रहेगा. दैट्स व्हाट हेनरी मिंचबर्ग इज सेइंग. तो लिख लो अगर चाहो तो एक स्टेटमेंट, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग याद करेंगे. Organization's core competency should be focused on satisfying customer needs. तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करे, और ऑब्वियस सी बात है यार कोर कॉम्पिटेंस से ही डेवलप होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ऐसा हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करे ताकि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. आगे देखो क्या बोलते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली. मैंने बोला था ना कि टाटा ग्रुप की ओवरऑल बात नहीं हो रही है, टाइटन, टाटा मोटर्स, तनिष्क सबके अंदर बैठ के इंडिविजुअली बात हो रही है. तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है. आइडेंटिफाइड कस्टमर ग्रुप्स है, हु आर योर कस्टमर्स, और उन्हें कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है और उनकी नीड्स क्या है. सो दिस आर द बेसिक 2 पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखना है. कोर कॉम्पिटेंसी से डेवलप होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कोर कॉम्पिटेंसी से तुम सेटिस्फाई करो कस्टमर्स को. अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे सो दे विल डेवलप द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. फिर हर एक बिजनेस के लिए अलग बनेगा ईच बिजनेस सेपरेटली. आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप्स है. तो अगर तुमको बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन पे क्या पॉइंट्स लिखोगे मैं बता देता हूं. सेकेंड टीयर है सर, हर बिजनेस के लिए सेपरेटली होता है. यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स. फिर हु आर यू कस्टमर्स,
what they want and how will you satisfy the needs, or answers the basic question, answers the question how to develop business competitive advantage, how to develop business competitive advantage। तो ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स, ये 4 मुद्दे आपके आंसर में आने चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट्स आपके आंसर में आ जाते हैं सो यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा चुका हूं, तुम लोग पढ़ लेना। अब आ जाओ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज पे। एक बार फिर इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, should focus on satisfying customer needs or wants in order to achieve above average returns। above average returns मतलब क्या? competitive advantage। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला हुआ है। वो बोल रहा है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को फोकस करना चाहिए वो कि कस्टमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करे ताकि वो बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर सके। व्हाट इज बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? दैट इज टू अर्न अबव एवरेज रिटर्न्स, अबव नॉर्मल रिटर्न्स। तभी तो बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि बाकी के कंपैरिजन में मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूं। Concerned with the firm's position in an industry relative to competitors and to the 5 forces of the competition। मतलब जब आप बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को दिमाग में रखकर स्ट्रैटेजी बनानी है। जो भी डोमिनेंट फोर्स हो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपको लगता है कि बायर्स बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो आपके बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए। आपको लगता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर ज्यादा है तो सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर के हिसाब से आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि भैया इंडस्ट्री का एनालिसिस करो, इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के बाद अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी सोचो। और बिजनेस स्ट्रैटेजी मोस्टली 4 हेड्स में ही फॉल करती है, वो बताता हूं अभी मैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है। और कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। अब हु आर योर कस्टमर, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी टाटा की मिस्टेक यही थी। अगर मैं बात करूं टाटा नैनो की, तो टाटा नैनो से सिर्फ एक गलती हो गई, उन्होंने बोला नैनो इज चीप। उन्होंने बोला नैनो चीप है, चीप, नैनो इज चीप, रॉन्ग वर्ड, दे शुड हैव यूज्ड अफोर्डेबल। एक वर्ड ने निपटा दिया टाटा मोटर्स को, उन्होंने वर्ड यूज किया चीप, वर्ड यूज करना था अफोर्डेबल। सिर्फ एक वर्ड ने निपटा दिया टाटा मोटर्स को। दूसरी सबसे बड़ी गलती, कस्टमर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। टाटा मोटर्स के हिसाब से कस्टमर्स थे लोअर मिडिल क्लास, बट रियलिटी में वो अपर मिडिल क्लास ने ही खरीदी थी। टाटा मोटर्स ने पूरा नैनो का कैंपेन चलाया लोअर मिडिल क्लास को सोच के। लोअर मिडिल क्लास ने तो एक टाटा नैनो नहीं खरीदी, खरीदी होगी तो बहुत मुश्किल से। टाटा नैनो मोस्टली खरीदी है अपर मिडिल क्लास ने, तो वो दोनों कस्टमर्स को एक साथ कैटर नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया लोअर मिडिल क्लास पे, इसलिए वो निपट गए। तो भैया टाटा मोटर्स से एक शिक्षा मिली, और वह शिक्षा ये है कि ध्यान रखना कि तुम्हारे कस्टमर्स कौन है। अब कुछ कुछ ऐसे बेगाने लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि सर सब हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले वो हमारा कस्टमर, हमको पहले से पता नहीं लगाना है, मार्केट में सबके लिए, सोने से कम नहीं, घूम जाए तो गम नहीं, बेंटेक्स सबके लिए, सारी महिलाओं के लिए। सो सॉरी माय फ्रेंड, यू डू नॉट हैव अ स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से कोई डिससैटिस्फाइड है ही नहीं तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी ही नहीं है। ऐसी अलूल जलूल बातें मैं नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है माइकल पोर्टर। ही सेज कि इफ नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोडक्ट then you do not have a strategy. Strategy automatically means that you have target customer group, so there would always be certain customers who will be dissatisfied, क्योंकि तुम पूरा मार्केट अगर कैप्चर कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि सारे ही कस्टमर्स, सारे जो लोग हैं वो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, पूरा का पूरा मार्केट तुमने सेग्रीगेट नहीं किया और तुमने बोला हर एक आदमी मेरा कस्टमर है, तो उस केस में यू आर मेकिंग अ बिग फॉली, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। स्ट्रैटेजी हैज टू बी टारगेट ड्रिवन। कुछ टारगेट तो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, और अगर बिना टारगेट आइडेंटिफाई करके मार्केटिंग करे जा रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से निपटोगे। दैट्स व्हाट माइकल पोर्टर सेज कि अगर सारे ही लोग तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है और तुम्हारा प्रोडक्ट हर किसी के लिए, तो फिर तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। दैट्स व्हाट माइकल पोर्टर सेज। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दी
customer. And the second question is who are your customers. Second is how to satisfy customer needs. Must determine how to bundle resources. अच्छा, ये resources को bundle करना तो मुझे याद आ गया core competence. सर मैं अपना मार्केटिंग, अपना सेल्स, अपना एचआर, अपना परचेज, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मोल्ड करूं कि मैं एक जगह फोकस हो जाऊं और उसको अपनी कोर कॉम्पिटेंस बना लूं. जैसे इंटेल, उसने चिप सेमीकंडक्टर में अपना कोर कॉम्पिटेंस अचीव कर लिया. अब सेमीकंडक्टर से आसपास रिलेटेड जितनी भी चीजें सब में इंटेल लग जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो कोर कॉम्पिटेंस इज अबाउट डेवलपिंग अ पर्टिकुलर स्किल, और वो स्किल बेस्ड होगी ऑन ऑल दी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फंक्शन से वो स्किल डेवलप हो जाएगी, सारे फंक्शंस को साथ में आना पड़ेगा. तो रिसोर्सेज अलग अलग तो हैं, पर उसको बंडल करके कोर कॉम्पिटेंस कैसे बनाना है ये तुम्हारा डिसीजन है. याद करो हम लोगों ने वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था, है ना. प्राइमरी एक्टिविटीज थी, फिर सपोर्टिंग एक्टिविटीज थी. हम लोग बोल रहे थे प्राइमरी सपोर्टिंग आपस में इंटरलिंक किस तरीके से करती है. सपोज तुमने डिलीवरी तो बहुत फास्ट कर दी लेकिन तुम्हारा प्रोक्योरमेंट बहुत स्लो है, तो तुम अल्टीमेटली ऑन टाइम डिलीवरी दे नहीं पाओगे बिकॉज प्रोक्योरमेंट स्लो है. या चलो तुमने डिलीवरी फास्ट कर दी, कुकिंग स्लो है, तो काम चल पाएगा क्या? नहीं. तो तुम लोगों को अगर डिलीवरी फास्ट करने में फोकस करना है तो राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट टू द फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर, हर एक ऑपरेशन जो आ रहा है वैल्यू चेन में वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए. तो टाइम एंड मोशन स्टडी ना सिर्फ फाइनल डिलीवरी की चेक करो बल्कि पूरी चेन की चेक करो. तो दैट इज कॉल्ड बंडलिंग ऑफ रिसोर्सेस. पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को एक साथ बांध दो और फोकस करो किसी एक स्किल को जनरेट करने में. अगर तुमने वो एक स्किल जनरेट कर ली तो मां कसम तुम फोड़ दोगे. होंडा ने जनरेट करी, होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी है इंजन. वो इंजन इतने सॉलिड बनाता है कि नाम से गाड़ी बिकती है. एस्थेटिक्स भली ऊपर नीचे होगा, ह्युंडई का एस्थेटिक्स भली अच्छा होगा एज कंपेयर टू होंडा, पर होंडा की एक बात खासियत है भाई, इंजन बहुत जबरदस्त है. सो दे हैव डेवलप्ड देयर कोर कॉम्पिटेंसी, और वो उस कोर कॉम्पिटेंस को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं. दे कैन यूज इट इन द 4-व्हीलर मार्केट, दे कैन यूज इट इन द 2-व्हीलर मार्केट, राइट. दे माइट बी यूजिंग इंजन समवेयर एल्स इन मेकिंग समथिंग एल्स. अगर कुछ भी ऑटोमोबाइल्स बन रहा होगा या ऑटोमोबाइल जैसी कोई चीज बन रही होगी, सो दे माइट यूज देयर इंजन. सो इंजन इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, और इस कोर कॉम्पिटेंस को तुम अप्लाई कर सकते हो अमंग द वेरियस मार्केट्स. तो वो यही चीज बोल रहे हैं, हाउ टू बंडल योर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंस. और कोर कॉम्पिटेंस क्यों डेवलप करना है? ताकि तुम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको. अब लास्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद इश्यूज सच एज मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, अचीविंग एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स एंड अवॉइडिंग कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज. क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करोगे तो, और अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. I repeat, failing to plan is planning to fail. So if you will not make a business level strategy, you will automatically have the competitive disadvantage. तो भैया कुल मिला के सार क्या आया? वही पॉइंट्स लिखने. सेकंड टियर है, who are your customers, what they want. टाटा का एग्जांपल भी लिख देना. कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है? सर रिसोर्सेज को बंडल करके कोर कॉम्पिटेंसीज जनरेट करनी है और कोर कॉम्पिटेंसीज से कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करें, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज से कैसे बचें, और आपके कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें. सो दिस इज अगेन द रिपीटेशन. एक बार ये मीम देखो, बहुत अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो एक बार पढ़ो इसको, 1 मिनट दिया, समझो, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं.
तो चलो देखो क्या बोल रही है, ये बोल रही है टाइम इज इंपॉर्टेंट सो वी वांट टू गिव यू द गिफ्ट ऑफ टाइम, डू बिजनेस विद अस एंड यू विल नेवर हैव टू वेट, वी वैल्यू योर टाइम। मतलब यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम हमारे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, प्लीज हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ। ऐसा इस आदमी ने बोला बड़ी नाक वाले। इधर देखो, द रॉन्ग वे टू हेल्प अ कस्टमर, बट आई डोंट थिंक आई नीड दिस प्रोडक्ट, श्योर यू डू, यू आर राइट बट आई गेट अ बोनस एवरी टाइम आई सेल वन। तो इसमें एक बहुत छोटी सी चीज उन्होंने बोली है कि जब भी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मैं मीम का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं इस चैप्टर के हिसाब से। जब भी आप बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर। मतलब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी तो आप खुद के व्यू पॉइंट से बना सकते हो कि आपको कहां प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, आपको कहां ग्रोथ दिख रही है, कहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट पुल आउट कर सकते हो। पर जब भी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बना रहे हो, you should not be thinking as a as an employee of the company or as an owner of the business or as somebody who is controlling the business. You should always think as a customer. मैं शायद नाम भूल रहा हूं, एक बार अपन गूगल कर लेते हैं उस नाम को। प्रेस्टीज कुकर सीईओ, लॉक्ड इन रूम। चलो एक लाइन भी बहुत अच्छी है, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मतलब उनका थॉट बहुत अच्छा था, उन्होंने कस्टमर के व्यू पॉइंट से सोचा। ऐसा नहीं कि मेरा कुकर बेचते से खरीद लो या फिर तुम कुकर खरीदोगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। दे डिड नॉट सेल इट लाइक दिस। उन्होंने कस्टमर के व्यू पॉइंट से बोला कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। और भी कुछ मैं दिखाना चाहता था, ये रहे टीटी जगन्नाथन। टीटी जगन्नाथन, दिस वाज द नेम, टीटी जगन्नाथन। तो हमारे जो टीटी जगन्नाथन जी थे, चलो इस आर्टिकल में नहीं है, इफ यू रीड द इनसाइड स्टोरी यू विल गेट इट। तो जो हमारे पीपी जगन्नाथन जी थे, इन्होंने प्रेस्टीज कुकर के लिए खुद को लॉक कर लिया था। ये जनाब बंद कमरे में लॉक हो गए फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, और उन्होंने सिर्फ खाना बनाया, सिर्फ खाना बनाया, सिर्फ खाना बनाया, और ये समझने की कोशिश की कि इंडियन हाउसवाइफ को खाना बनाते समय क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़ते होंगे। और फिर वो बाहर निकले, 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीना उन्होंने स्पेंड किया था अकेले, सिर्फ खाना बनाया। और जब वो बाहर निकले उनके पास डायरी थी जिसमें सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। एंड देन ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स जो कि किचन में यूज आ पाए और जो घर की महिलाओं का काम इजी कर पाए। सुपर्ब, दैट वाज थिंकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द बिजनेस लेवल, हमेशा कस्टमर के व्यू पॉइंट से ही सोचना है। अब देखो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की, तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी विल बी डिवाइडेड into 3 parts.
कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। और फोकस के अंदर वापस 2 पॉइंट आ जाएंगे, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। पहले इसको बना लो, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब हम लोग जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे कॉस्ट लीडरशिप। तो याद करो, सबसे पहला जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने दिया था वो था पार्ले जी का। सो पार्ले जी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया, अपनी कॉस्ट कांस्टेंट रखी, और ना सिर्फ कांस्टेंट रखी बल्कि मिनिमम रखी, और ना सिर्फ कांस्टेंट रखी बल्कि मिनिमम कॉस्ट रखी। खैर इस टर्मिनोलॉजी पे मैं बाद में आऊंगा। मुझे बताओ कि पार्ले जी सस्ता बिस्किट है? डू वी हैव एनी बिस्किट विच इज चीपर देन पार्ले जी? यू विल नॉट फाइंड इट आउट, नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 रुपए से सस्ता बिस्किट कुछ है ही नहीं। और वो कौन दे रहे हैं? पार्ले जी। तो पार्ले जी इज द बिगेस्ट कॉस्ट लीडर इन द इंडस्ट्री। कॉस्ट लीडर बोलता है कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट बिकवाना है इन द मार्केट, तो मैं कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिव एटीट्यूड को एक्सप्लॉइट करूंगा। कॉस्ट लीडर मानता है कंज्यूमर इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम करूंगा तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज वेरी इलास्टिक, और अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो पार्ले जी या फिर जो भी कॉस्ट लीडर होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो कॉस्ट कम से कम रखे अपने प्रोडक्ट की। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में ये जानना चाहते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें। वाई शुड वी बाय योर प्रोडक्ट? क्यों खरीदे भाई, तेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है? तो जो कॉस्ट लीडर है वो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता, दैट्स व्हाई यू शुड बाय इट। कॉस्ट लीडर बोलेगा मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता। अच्छा एक स्ट्रैटेजी और लिख लो इसमें, मैं साइड में लिख देता हूं, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। प्लीज एक करेक्शन कर लो, एक स्ट्रैटेजी और डाल दो, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो कॉस्ट लीडर से हम लोग पूछेंगे कि भाई तेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, तेरे प्रोडक्ट में ऐसा अनोखा है क्या भाई? तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता है इसलिए खरीद ले, बिकॉज आई एम ऑफरिंग द चीपेस्ट प्रोडक्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री, एंड इफ यू वांट टू सेव योर मनी देन बाय माय प्रोडक्ट। द बिगेस्ट एग्जांपल इज चाइना। दुनिया पूछती है भाई चाइना तुझसे क्यों खरीदे, तो चाइना बोलता है क्योंकि मुझसे सस्ता बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि मुझसे सस्ता कोई बना ही नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड टू बाय माय प्रोडक्ट। बिकॉज अगर तुम मुझसे सस्ता खरीदोगे, और अगर तुम सपोज मैन्युफैक्चरर हो और तुम मुझसे सस्ता खरीदोगे, तो तुम आगे भी सस्ता बेच पाओगे। सो चाइना इज लीडिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज चाइना इज मेकिंग प्रोडक्ट्स चीप। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है कि सर जब हम लोग कॉस्ट लीडर की बात करते हैं तो हम लोग मिनिमम प्राइस रखते हैं या चीपेस्ट प्राइस रखते हैं। सर जब हम लोग कॉस्ट लीडर की बात करते हैं तो हम लोग मिनिमम प्राइस रखते हैं, चीपेस्ट प्राइस रखते हैं। रॉन्ग, ये एटीट्यूड रखनी नहीं। कॉस्ट लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट मिनिमम हो,
कॉस्ट लीडर का मतलब होता है कंपैरेटिवली लोएस्ट कॉस्ट रखना। मतलब मान लो मैं एक्स लिमिटेड हूं, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है। जेड लिमिटेड अपना प्रोडक्ट बेच रहा है 10 में, वाई लिमिटेड अपना प्रोडक्ट बेच रहा है 9 में। मैं मेरा प्रोडक्ट 5 में भी बेच सकता हूं, पर जरूरी थोड़ी मैं प्राइस को 5 ही रखूं, लोएस्ट रखूं तभी मैं कॉस्ट लीडर कहलाऊंगा। नहीं, आई वुड कीप द प्राइस कंपैरेटिवली लोअर। मतलब as compared to Y limited and Z limited, my cost should be lower, so I can keep 8, I can keep 7, I can keep 6, I can keep 5। मैं ये कुछ भी रख सकता हूं तो भी मैं कॉस्ट लीडर कहलाऊंगा, बिकॉज माई प्राइस इज कंपैरेटिवली लोअर एज कंपेयर टू ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो कॉस्ट लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सबसे मिनिमम प्राइस रखो। कॉस्ट लीडर का मतलब ये होता है कि तुम ऐसी प्राइस रखो जो मार्केट में बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कम हो। दैट इज व्हाट द कॉस्ट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। अब कॉस्ट लीडरशिप अचीव कैसे करें, सवाल ये आएगा, हाउ टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप। तो सबसे बड़ी चीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। चाइना, वाई चाइना इज एबल टू मेक चीप, बिकॉज चाइना बल्क प्रोडक्शन करता है और खतरनाक प्रोडक्शन करता है, तो मैच ही नहीं कर सकते उसकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी। तो हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। सबसे पहला कि सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा बनाओ। दूसरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। समझना, अगर ये पेंसिल है, ये एक ही कलर की बनानी है तो टाइम लगेगा क्या, फटाफट 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 बन जाएगी, एक ही मशीन से बनेगी। बट अगर एक पेन छोटा बनाना है, एक पेन बड़ा बनाना है, एक पेन ऐसा कुछ बनाना है, तो फिर अलग अलग पेन्स बनाओगे तो अलग अलग मशीन्स लगेंगी, अलग अलग ओवरहेड्स लगेंगे, अलग अलग लेबर लगेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी लगेगी, राइट। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। पर अगर एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाना है तो भैया बहुत जल्दी बना लेंगे, ज्यादा बना लेंगे और कम कॉस्ट में बना लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। एक जैसा बनाओ, एक जैसा एक जैसा एक जैसा। बिल्डर्स को क्यों फायदा होता है इन कंट्रीज लाइक यूएस यूके, बिकॉज दे मेक रो हाउसेस एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। तुमने कुछ कुछ कॉलोनीज देखे होंगे, वहां पे रो हाउसेस एक जैसे ही घर बने हुए। और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, यूएस यूके में यही कॉन्सेप्ट है। वंस इफ विल गो इनटू द फॉरेन कंट्री, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे आप एक जैसे रो हाउसेस देखोगे। क्यों? बिल्डर को एफिशिएंसी हो गई भाई, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनानी है, सो एफिशिएंसी विल बी बूस्टेड अप। लगातार आप कॉस्ट रिडक्शन को परस्यू करते रहते हो, मतलब हर एक डिसीजन में ये सोचते हो। मतलब आप दो चीजें कर सकते हो, वैल्यू एनालिसिस। क्या कर सकते हो आप? वैल्यू एनालिसिस। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हो? वैल्यू एनालिसिस लिख के आना है एग्जाम में। वैल्यू एनालिसिस, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाओ, ग्रे एरियाज को कम करो और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को रखो। सो यू कैन डू वैल्यू चेन एनालिसिस ऑल्सो। तो कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है। वन एग्जाम्पल इज काइजन कॉस्टिंग ऑल्सो। ये लिखकर आना एग्जाम में। तो एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, तीसरा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हो? एक तो वैल्यू चेन एनालिसिस से, वीसीए, या फिर काइजन कॉस्टिंग से। व्हाट इज काइजन कॉस्टिंग? सर हर दिन कॉस्ट को कम करने का तरीका सोचो। हर दिन कॉस्ट को अगर तुम लोगों ने 0.01 पैसे से भी कम किया तो भी चलेगा, पर कम करो। हर दिन कॉस्ट को अगर 0.01 पैसे से भी कम कर सकते हो तो कम करो, लेकिन करो। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो ऐसी चीजें करोगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगी, और अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो तुम कॉस्ट लीडर बनोगे। और कॉस्ट लीडर बनने का फायदा क्या है? तो फायदे को 5 तरीके से सोचना है। एक, राइवरी। सबसे बड़ा फायदा, मैं प्राइस वॉर खेल पाऊंगा। बताओ सबसे बड़ा प्राइस वॉर इस सदी का किसने खेला है? जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, जियो 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 दंदनादन। द रीजन बीइंग कि जियो ने तो कीर्तिमान ही रच दिया, बोले जीरो फ्री ले जा भाई तू तो। मतलब वो दिन भी आएगा, मतलब कई बार अभी ऐसा होता है कि चलो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अभी हम लोगों ने सीए फाउंडेशन की फीस रखी 23,600 बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, कोरोना वायरस के कारण हम लोगों ने फीसेस काफी गिरा दी, क्योंकि
40,000 जनरली सीए फाउंडेशन की फीसेस होती थी, बट ठीक है हम लोगों ने सीए फाउंडेशन की फीस रख दी 23,600 के आसपास। इसमें भी बच्चों के फोन आ जाते हैं डिस्काउंट चाहिए, चलो डिस्काउंट दे भी दिया। कुछ बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट करते हैं और उसमें बोलते थे डिस्काउंट चाहिए, तो मैं कभी कभार ऐसी अनुभव सर से बोलता हूँ कि सर अब बहुत जल्दी वो जमाना भी आने वाला है जब अगर हम लोग क्लासेस पढ़ाएंगे तो हम लोग कैशबैक देंगे, और हो सकता है एक दिन वो जमाना भी आ जाए कि क्लासेस पढ़ने के पैसे मिले, जैसे गवर्नमेंट में मिलता है ना, कि अगर स्कूल आओ तो पैसे मिलेंगे, 1,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या मिड डे मील मिलेगा। सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि तुमको इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स दिए जाए कि तुम पढ़ाई करने हो। तो ऐसे प्राइस वॉर्स बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खेलते हैं। तो जियो हैज प्लेड अ प्राइस वॉर विद जीरो, तो राइवरी में बहुत कम आएगा, बिकॉज अगर आप कम प्राइस पे बेच सकते हो तो आप हमेशा आपके दूसरे राइवल्स को आउटस्मार्ट कर सकते हो। फिर बायर्स बार्गेनिंग पावर में, भैया बायर कितना बार्गेन करेगा, बायर बार्गेन करेगा भी तो कितना करेगा। सपोज मैं खरीदने गया, क्या एग्जाम्पल लूं यार, चलो तुम्हारी माताजी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज माताजी धनिया खरीदने गई, माताजी ने पूछा 100 ग्राम धनिया कितने का, उसने बोल दिया 5 रुपए। अब माताजी भी क्या बोले, मुंह देख रही, बोले इसने तो सही रेट बोल दिया 5 रुपए। अब 5 से कम भी क्या करवाऊं, 2 रुपए तो दूंगी नहीं ना, बिकॉज दैट इज बेयर मिनिमम, 5 तो बनते हैं यार, दिस इज मिनिमम दैट वन कैन एवर आस्क फॉर। सो दिस इज व्हाट बायर्स बार्गेनिंग पावर। अब बायर बोल ही नहीं पाएगा भाई कि 5 से भी कम कर, क्योंकि ऑलरेडी यूर ऑफरिंग द लोएस्ट। बायर क्या बोलेगा, कम करो ना कम करो ना, तो आप क्या बोलोगे, अगर दुनिया में किसी भी दुकान पे मुझसे कम मिल जाए तो मैं आपको 10 पीसेस फ्री में दूंगा, ऐसा सप्लायर बोलता है, तुम लोगों ने भी कई बार सुना होगा। तो बायर्स बार्गेनिंग पावर विल बी निल। नेक्स्ट इज सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। अगर मान लो सप्लायर ने प्राइस बढ़ा भी दिया, तुम तो मिनिमम 5 पे बेच सकते हो, और अगर उसने प्राइस बढ़ा भी दिया तो तुम्हारी कॉस्ट 6 हो जाएगी, बट तुम अभी भी किस पे बेच रहे हो, 7 पे, स्टिल यू विल बी एबल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी। अगर पहले 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो, लेकिन ये वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड मर जाएंगे अगर सप्लायर प्राइस बढ़ा देगा तो, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मार्जिन। प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड योर मार्जिन। तो जब भी कॉस्ट लीडर होता है तो तुम्हारे पास मार्जिन ज्यादा होता है, अगर मार्जिन ज्यादा है तो सप्लायर ने अगर अपनी प्राइस बढ़ा भी दी तो भी तुम एब्जॉर्ब कर जाओगे उस प्राइस को, झटका झेल लोगे। सो सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर में भी फायदा है। सब्सटीट्यूट के लिए तुम्हारा कस्टमर जाएगा नहीं, बिकॉज यू आर ऑफरिंग ऑलरेडी द मिनिमम प्राइस। और लास्ट हमारे पास होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंच। जो भी नया आदमी आएगा उसकी R&D लगेगी, फिक्स कॉस्ट एकदम से ज्यादा लगेगी, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि वो डे 1 से सस्ता बेच पाए। तो जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसको महंगा बेचना ही पड़ेगा, राइट। दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर द न्यू एंट्रेंच। खत्म हो गया। अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज समझ में आए ना। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि सर हम लोग जब कॉस्ट बचाते हैं ना तो हम लोग R&D पे पैसा खर्चा नहीं करते, मार्केटिंग पे पैसा खर्चा नहीं करते, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्चा नहीं करते। ये अभी तो अच्छा लग रहा है भाइयों, पर फ्यूचर में जाकर ये सारी चीजें अखरेंगी कि काश यार R&D कर लेते तो आज कहीं और होते, काश हम लोगों ने मार्केटिंग की होती तो हमारी ब्रांड इमेज ही कुछ और होती। तो अगर ये खर्चे नहीं करोगे तो ये खर्चे फ्यूचर में तुम्हें तकलीफ देंगे, क्योंकि ये खर्चे बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। और अगर तुम कॉस्ट इतनी चिंदी चोरी कर रहे हो तो तुम सेफ करने में बिलीव कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो दिस इज बिग डिसएडवांटेज। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो, अरे सपोज मैंने कॉस्ट लीडरशिप अचीव की थी इन डीजल इंजन, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, निपट गया मैं तो, क्योंकि मेरी ब्रांड वैल्यू तो है ही नहीं, मैं तो सस्ता बेचता था। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जिस टेक्नोलॉजी में मैंने खुद को मास्टर किया था वो टेक्नोलॉजी खत्म, यानी अभी तक जितनी भी मैंने मेहनत की थी सब जीरो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड वाला तो हूं नहीं। आई डू नॉट हैव अ बिग ब्रांड बिकॉज आई एम सेलिंग चीप एंड आई एम अ कॉस्ट लीडर। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी सो दैट विल बी अ ह्यूज डिसएडवांटेज। और तीसरा, लॉन्ग रन में
अगर इंडस्ट्री पुरानी हो जाएगी, बाकी कॉम्पिटिटर्स पुराने हो जाएंगे, तो वो भी सेम कॉस्ट देने लगेंगे मेरे जैसे, बिकॉज दे विल ऑल्सो लर्न द टैक्टिक्स। सबसे बड़ा जो एडवांटेज था कॉस्ट का वो खिला था बजाज ने एलएमएल को डिफीट किया था, क्योंकि बजाज पुराना था। लेकिन एलएमएल जैसे जैसे इंडस्ट्री में पुराना हुआ, एलएमएल ने भी बजाज की प्राइस को मैच करना स्टार्ट कर दिया था। तो लॉन्ग रन में तुम्हारा कॉस्ट एडवांटेज ना भी रह सकता है, हो सकता है कि तुम्हारा कॉस्ट एडवांटेज रही ना, इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल। तो ये हमारा खत्म हो गया एक स्ट्रैटेजी, बाकी की हम लोग अगली बार करेंगे। कॉस्ट लीडरशिप में समझा चुका, एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या मैंने बोला था। पार्ले जी इज द कॉस्ट लीडर। प्राइस सेंसिटिव हम लोग कंसीडर करते हैं, इलास्टिक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। क्यों खरीदो मेरा प्रोडक्ट? क्योंकि मैं सस्ता बेच रहा हूँ। चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल। कॉस्ट लीडर में जरूरी नहीं कि तुम मिनिमम प्राइस या चीपेस्ट प्राइस रखो, तुम प्राइस कंपैरेटिवली लोअर रखो एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। कैसे अचीव करोगे? हाउ टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन के थ्रू और कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू। क्या एडवांटेजेस होंगे? राइवरी, बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। सब्स्टिट्यूट में एक एक लाइन लिखनी है। डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर इधर खर्चा नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बुरा है, काला फ्यूचर है तुम्हारा, ब्लैक फ्यूचर। और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो तुम निपट जाओगे, क्योंकि तुमने मेहनत ही इस पे करी कि कॉस्ट कम कैसे करें। ब्रांडिंग तो करी नहीं तुमने, क्योंकि मार्केटिंग तो तुम करते ही नहीं हो। और तीसरी चीज, लॉन्ग रन में बाकी सारी कंपनीज भी तुम्हें मैच कर पाएंगी, तो उस केस में क्या करोगे? So these are the disadvantages of cost leadership. I have one example that is of McDonald's. मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया। रे क्रोक इज द फाउंडर ऑफ द मैकडोनल्ड्स एंड हाउ रे क्रोक डेवलप्ड मैकडोनल्ड्स, और इस प्रिंसिपल पे कैसे डेवलप किया वो मैं कल डिस्कस करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।